इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। पीएम मोदी ने 3 अत्याधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया। भारत जो है वो अपनी नेवी पे बहुत पैसा लगा रहा है। इंडियन नेवी को जो 3 वॉरशिप मिले हैं उनमें ब्रह्मोस मिसाइल से लैस स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी, दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने वाला अग्रय और समंदर के अंदर सर्वे करने वाला आईएनएस संशोधक है। तो ये जो नई जिसे कहते हैं अंडर वाटर आर्म्स रेस है, इसमें यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट, दैट्स द ओनली वे यू कैन क्रिएट डिटरेंस। सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयर बेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है। उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयर बेसिस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? मैं समझती हूँ कि तुर्की कैन बी the next challenge or target by Israel. लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत। बहुत से ऐसे हिस्से हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान, केपी, ट्राइबल एरियाज, उसके बाद फिर अब आज़ाद कश्मीर, इवन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। काशकोल लेके खड़े हो जाते हैं उधर, करें थोड़ी देर और मेहरबानी से थोड़ा और दे दें जी, थोड़ा और दे दें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का। तो दोस्तों, भारतीय नौसेना की बड़ी हुंकार, समंदर में उतरे 3 नए स्वदेशी सिकंदर। भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक और ऐतिहासिक इजाफा हुआ है। देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आज नौसेना के बेड़े में एक साथ 3 बेहद खतरनाक और आधुनिक स्वदेशी युद्धपोतों को शामिल कमीशन कर लिया गया है। इस खास मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने एक भव्य कमीशनिंग सेरेमनी में इन जंगी जहाज़ों को देश को समर्पित किया। दुश्मन का काल बनेंगे ये 3 वॉरशिप्स। नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाले इन घातक जहाज़ों में शामिल है दूनागिरी, समंदर में छिपकर वार करने वाला एक आधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट की आईएनएस संशोधक, आईएनएस संशोधक आधुनिक तकनीकों से लैस एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप, आईएनएस अग्रय, नौसेना की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाने वाला जाबांज युद्धपोत। ये तीनों ही वॉरशिप्स ब्लू वाटर ऑपरेशंस, गहरे समंदर के अभियानों में भारतीय नौसेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाले हैं। इनमें ऐसी आधुनिक तकनीक और हथियार लगे हैं जो दुश्मन की हर चाल को पल भर में नाकाम करने का दम रखते हैं। मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल, इन तीनों युद्धपोतों का निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा किया गया है। यह न सिर्फ हमारी नौसेना की बढ़ती ताकत को दिखाता है, बल्कि भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण तकनीक, इंडिजिनस शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की बेहतरीन कामयाबी की गवाही भी देता है। अब समंदर में भारत की सुरक्षा और भी अभेद्य होने जा रही है। जो कह रहा था ना लंदन की सड़क पे खड़े होकर कि टॉम हाका को हमने कॉपी किया था, रिवर्स इंजीनियर करके, वो यही था। बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया था, ठीक है। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की, लेकिन ये कहीं नहीं हुआ। मैंने बल्कि पाकिस्तान की एक एयरबेस का जो रनवे है वो सैटेलाइट इमेज में तबाह हुआ देखा है। मैंने आपको कल उसका गड़ा भी दिखाया था, तो वो पता चलता है। तो पाकिस्तान की तरफ जो है वो तो सैटेलाइट से चीजें आ गई हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान ही को नहीं चाहिए? अगर भारत ये इमेजेस रिलीज कर रहा है, अगर सैटेलाइट कंपनियां, चीन की सैटेलाइट कंपनी ने इमेज रिलीज किया जिसमें नूर खान एयर बेस को उन्होंने बताया कि नुकसान हुआ है, उन्होंने 2-3 और पाकिस्तान की एयर बेसिस का दिखाया। ये चीन की सैटेलाइट है। इंडिया की सैटेलाइट कावा के पता नहीं उसका क्या नाम है, उसने भी जारी किया और ये कंफर्म हो रहे हैं दोनों। पाकिस्तान ने क्यों नहीं अभी तक किसी सैटेलाइट से जारी करवाया? अवाम को दें इमेजेस, अवाम का मुराल हाई होगा। मुराल हाई करना है ना अवाम का, ये तरीका है। ये नहीं है कि आप चला रहे हैं, स्लाइड चला रहे हैं जी, हम पॉपुलर हो गए हैं, बस फौज के साथ अवाम खड़ी है और ये वो। अवाम जब भी जंग होती है तो फौज के साथ खड़ी होती है, लेकिन अवाम सियासी फौज के साथ नहीं खड़ी। बहुत से ऐसे हिस्से हैं हमारे मुल्क के, बलूचिस्तान, केपी, ट्राइबल एरियाज, उसके बाद फिर अब आज़ाद कश्मीर, इवन गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त। सिंध में भी हालात कुछ इतने ठीक नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो लॉ एंड ऑर्डर जो होता है वो आपका ट्रस्ट इरोड कर देता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लोग डरते हैं, घबराते हैं।
تو انویسٹمنٹ ہوگی, بزنسز جو ہیں وہ فلرش کریں گے, آپ کا جی ڈی پی گرو کرے گا, آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, آپ کی امپورٹس کم ہوں گی, تو پھر آپ کی اکانومی فلرش کرے گی. لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہے, کوئی آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہ ہو, اور لوگوں کا اعتماد ہی نہ ہو حکومت کے اوپر. اعتماد تو ختم ہو چکا ہے نا. اب یہ سولر پینلز, انہی کی اگزامپل آپ لے لیں کہ گورنمنٹ نے بہت لوگوں کو کہا جی آپ یہ سولر انرجی پہ انحصار کریں, لوگوں نے لگوا لیے یہ جگہ جگہ اپنے گھروں میں, اور بعد میں پھر انہوں نے کہا نہیں جی اب تو ہم یہ ہے اور وہ ہے اور ایسے ہے ویسے ہے, تو آپ کی ہم نیٹ میٹرنگ ختم کریں گے, اور پھر اس کے بعد جناب آپ کو ہم بس اتنا سا ریلیف دیں گے. اور پھر آپ مجھے بتائیں نا کہ یہاں پہ کون ٹرسٹ کرے گا ان لوگوں کے اوپر؟ بالکل سر, ظاہر ہے کوئی ان پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا, نہ ہی کوئی ٹرسٹ کر رہا ہے. لیکن سر پہلے گوبر ٹیکس لگا, اب یہ ٹوائلٹ ٹیکس کی بھی بات کی جا رہی ہے, ساتھ ہی ساتھ سوشل میڈیا ٹیکس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ یعنی خود تو یہ جاب پرووائڈ کر نہیں سکتے, اور جو لوگ خود اپنے طور پہ جو ہے وہ سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے ذریعے اگر آن لائن اپنے لیے کوئی کام کر رہے ہیں تو ان سے بھی یہ ٹیکس لیں گے. کس بات کا مطلب, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں, یہ کیا لوگوں کے اندر چاہ رہے ہیں کہ بہت غصہ جو بھرا ہوا ہے, کیا یہ اس کا ریاکشن دیکھنے کی کوشش کریں؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں جی میں بڑا شکر گزار ہوں پبلک کا کہ انہوں نے مہنگائی برداشت کی. تو کسی نے کہا کہ ذرا پبلک کے بیچ میں جا کر یہ شکریہ ادا کر دیں. ہاں, پبلک کے بیچ میں تو کبھی بھی نہیں آئیں گے, اب تو پبلک سے دور بھاگیں گے وہ. بلکہ اب یہ الیکشن بھی اگر لڑیں گے تو یہ حلقہ NA-34 تہران 4 سے لڑیں گے جا کے, کیونکہ یہاں اب ان کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ لوگ جو ہیں, یہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے نا, وہ کسی طور بھی اپنے مراعات کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس ملک سے, عوام کے ٹیکسوں سے, یہ قطعی طور پہ کنسیڈ نہیں کریں گے کہ ہم چلیں تھوڑے سے اپنے اخراجات کم کر لیں. نہیں, بالکل نہیں. ان کے جو علالے تلالے ہیں وہ ویسے ہی جاری رہیں گے. یہ سر پرسنل خرچے بھی ایسے شوشا ایسے ہی ہوتی ہے سر. اس کے مقابلے میں اگر ہم انڈین پارلیمنٹیرینز کو دیکھیں تو وہ بہت سادہ سے ہوتے ہیں, اور ان کی گاڑیاں بھی اتنی بڑی بڑی اور ہیوج قسم کی گاڑیاں وہ یوز نہیں کر رہے ہوتے. جی جنرلی ان کے جو ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے MNAs وغیرہ جو ہیں وہ یہ ماروتی پہ اور یہ عام گاڑیوں پہ آتے ہیں. اور ہمارے تو آپ یہ بجٹ اجلاس میں جب شرکت کے لیے آئے تھے تو وہ ذرا فوٹیج آپ دیکھیں جا کے, جن گاڑیوں پہ وہ آئے کروڑوں کی گاڑیاں تھیں, وہ بالکل ایک گاڑی کئی کروڑ روپے کی تھی. اب وہ لوگ تو پھر اپنی ہی جو ایک ایلیٹ کلاس ہے, اپنا جو ایک خاص جس جو گروپ ہے ان کا جس سے وہ تعلق رکھتے ہیں, وہ تو اسی کے مفاد کو سامنے رکھ کے بجٹ بنائیں گے. ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں کہ اس سے عوام پہ کتنا بوجھ پڑتا ہے.